हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में। और हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट की थ्योरी हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो टोटल यूनिट की थ्योरी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल। आज इस वीडियो में कंप्लीट न्यूमेरिकल हो जाएंगे और आने वाली वीडियो अगली नेक्स्ट यूनिट की होगी। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स कंप्लीट कोर्स न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय न्यूमेरिकल्स। जो भी इसके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मिलेंगे। ऑल टाइप न्यूमेरिकल होंगे, हर टॉपिक से न्यूमेरिकल लिया गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आपसे पूछेगा कि 4 मीटर क्यूब की एक टंकी, 4 मीटर क्यूब की एक टंकी में कोई द्रव भरा है। द्रव का कुल भार कितना है? 31,392 न्यूटन है। द्रव का आपेक्षिक भार घनत्व और आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है। तो देखिएगा 4 मीटर की एक टंकी है, 4 मीटर क्यूब की। इसका मतलब क्या है? जो हमें आयतन है वो दिया हुआ है द्रव का कुल आयतन, और द्रव का कुल भार जो है वो कितना है? 31,392 न्यूटन। तो यहाँ पर हमें को निकालना है द्रव का आपेक्षिक भार। तो द्रव का आपेक्षिक भार का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए द्रव का आपेक्षिक भार हमारे पास फॉर्मूला होता है W, स्मॉल w बनता है आपेक्षिक यानी कि स्पेसिफिक वेट के लिए। स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन V। तो यहाँ पर हो जाएगा W को वैल्यू दे रखी है हमारे पास 31,392 और यहाँ पर V की वैल्यू दे रखी है 4। तो 31,392 अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये अपेक्षित भार है वो क्या होता है? भार अपॉन वॉल्यूम होता है। तो भार की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी हमारे पास मीटर क्यूब। द्रव का घनत्व हमें निकालना है। तो द्रव का घनत्व हमसे पूछा गया है, तो घनत्व होता है रो, और रो इक्वल टू स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी होता है। तो स्पेसिफिक वेट हमारे पास आया है 7848 और ग्रेविटी की जो वैल्यू है हम रखेंगे 9.81। तो हमारे पास आ जाएगा 800 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4 आएगा। द्रव का आपेक्षिक घनत्व हमें निकालना है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व, अब देखिए यहाँ पर एक बात आप ध्यान कर लीजिएगा कि द्रव का घनत्व यानी कि रो की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी होती है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ही बराबर में है न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर 4। ठीक है, द्रव का अपेक्षित घनत्व हम निकालेंगे। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है द्रव का अपेक्षित भार अपॉन शुद्ध जल का अपेक्षिक भार। तो यहाँ पर द्रव का अपेक्षित भार है 7848 और शुद्ध जल का जो है हम लिखेंगे 9.81 और इंटू में लिखेंगे हम 1000। ठीक है, जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9810। तो 7848 अपॉन 9810 करेंगे तो 0.8 आएगा और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने न्यूमेरिकल में एक्यूरेसी आप अपनी इंक्रीज कर सकते हैं और अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उस द्रव का अपेक्षिक भार तथा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करो जिनका घनत्व 1112 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4 है। यह हम कह सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि दिया हुआ क्या है। द्रव का घनत्व दिया हुआ है 1112 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। यह हम कह सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द्रव का अपेक्षिक भार जो होता है वो होता है स्मॉल w और हमने लिखा हुआ है रो इंटू जी, और रो की वैल्यू हमारे पास है 1112 और जी कितना होता है 9.81। जब हमने वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद हमें सॉल्व करने पर पता चला कि ये है 1098.7 न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि अपेक्षित भार जो होता है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही होता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या होगा? द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे हम? द्रव का जो अपेक्षिक भार है और अपॉन में शुद्ध जल का अपेक्षिक भार। तो द्रव का अपेक्षिक भार कितना है हमारे पास? 1098.7 और हमारे पास अपेक्षित भार कितना होता है? 9880 लिख देंगे या फिर लिख देंगे 9.81 इंटू 1000। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.112
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा द्रव का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, इस तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे यूनिट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा आपका लेवल जो है बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 0.4 मीटर इंटू 0.4 मीटर काट वाली एक टंकी में 1 मीटर ऊंचाई तक कोई तेल भरा है। तेल का जो आपेक्षिक गुरुत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो 0.8 मानते हुए टंकी में भरे तेल का भार ज्ञात कीजिए। यानी कि एक टंकी है उसमें जो 1 मीटर ऊंचाई तक कोई तेल जो है वो भरा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले टंकी की काट यानी कि काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.4 मीटर इंटू 0.4 मीटर। क्लियर, ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर। आय और हमारे पास दिया हुआ है आपेक्षित घनत्व, अपेक्षित गुरुत्व और अपेक्षित घनत्व एक ही बात होती है। ठीक है, अपेक्षित ग्रेविटी बोल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दोगे या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी बोल दोगे, एक ही बात है। ठीक है, अपेक्षित गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व। तो अपेक्षित घनत्व ग्रुप कितना दिया हुआ है 0.8 और टंकी में भरे तेल का भार इक्वल टू तेल का आयतन गुना तेल का जो है अपेक्षित आयतन और तेल का जो आयतन है वो होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टंकी में भरे तेल का भार जो बराबर होगा वो कितने का होगा, तेल का अपेक्षिक भार और तेल का आयतन। अगर हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो टंकी में भरे तेल का आयतन हमारे पास आ जाता है। तो देखिए हम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो तेल का अपेक्षित भार कितना, अपेक्षित भार का मतलब क्या है, जो हमें दिया हुआ है अपेक्षित घनत्व 0.8 और उसकी जो है हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा तेल का अपेक्षिक भार। और यहाँ पर तेल का आयतन निकालना है तो आयतन क्या होता है, जो उसका एरिया है, एरिया और इसकी ऊंचाई। एरिया कितना है 0.4 इंटू 0.4 और ऊंचाई कितनी है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1255.68 न्यूटन। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। इन टंकी में जो तेल भरा हुआ है वो कितना है 1255.68 न्यूटन है। ठीक है, एक द्रव का अपेक्षित भार 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है 0.80 तथा शुद्ध जल श्यानता, शुद्ध जल की जो श्यानता है वो कितनी है 2.3 सेंटी स्टोक है। इसका इकाई आयतन का भार और श्यानता पास्कल सेकंड में ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मालूम करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्रव का अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला हमारे पास होता है द्रव का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व कितना जो है इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, देखिएगा द्रव का अपेक्षित घनत्व जो हमारा फॉर्मूला होता है तो वो हमें वैल्यू दी हुई है 0.8। ठीक है, 0.8 है। द्रव का घनत्व हमें निकालना है, द्रव का घनत्व यानी कि आयतन का भार और श्यानता पास्कल सेकंड में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्रव का घनत्व निकालेंगे यहाँ से। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे द्रव के घनत्व की, यानी कि 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, द्रव के एकांक आयतन का भार निकालेंगे। तो द्रव के एकांक आयतन का भार कितना हो जाएगा 9.81 इंटू कितना हो जाएगा द्रव का घनत्व। तो द्रव का घनत्व कितना आया हमारे पास 800, तो 9.81 इंटू 800 करेंगे तो 7848 आएगा। 7848 को अब देखिएगा यहाँ पर कुछ चेंजेस है, यूनिट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर अभी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, लेकिन हमारे पास क्या है आयतन एकांक आयतन भार। एकांक आयतन भार यानी कि हम कह सकते हैं कि एकांक आयतन में यानी कि ये है। ठीक है, यानी W/V होगा। तो W/V यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। तो इस यूनिट में अभी तक हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर किलोग्राम है, किलोग्राम को न्यूटन में चेंज करेंगे तो न्यूटन में चेंज करने का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। देखिए नोट पॉइंट में है 7848 है वैल्यू हमारी, यहाँ से अभी तक 7848 है और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। तो हमने क्या किया, जब हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा न्यूटन में बन जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अब हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे। जी से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है जी की यूनिट होती है, तो अगर हम इस यूनिट को यहाँ पर बढ़ा दें तो हमें इसमें भी इसको जी के मान को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जी का मान हमने 10 रखा तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर यूनिट जो देखिए हमने न्यूटन पर मीटर क्यूब बन गई, जो हमको बनानी थी, क्योंकि हमारे पास एकांक आयतन का भार जो है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही आना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट का आप खास ध्यान रखिएगा। यूनिट का ही इसमें फिजिक्स की तरह होता है और यूनिट का ही सबसे ज़्यादा मान्य होती है और उस पर जो है एक एक नंबर आपका कट जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यूनिट को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। अब देखिएगा द्रव की श्यानता हमें निकालनी थी, तो द्रव की श्यानता का फॉर्मूला होता है गतिक श्यानता इंटू द्रव का घनत्व। ठीक है, तो गतिक श्यानता इंटू द्रव का घनत्व, गतिक श्यानता का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2.3 सेंटी स्टोक, यानी गतिक श्यानता इसकी दी हुई है। देखिएगा गतिक श्यानता यानी कि शुद्ध गतिक श्यानता दी हुई है 2.3 सेंटी स्टोक। अब देखिएगा यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस होता है। सेंटी स्टोक को हम क्या करेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो जब सेंटी स्टोक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की घात
6 इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा गतिज श्यानता 2.3 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। द्रव की श्यानता यानी कि यहाँ से हम द्रव की श्यानता निकालेंगे, द्रव की श्यानता निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास गतिज श्यानता है और द्रव का घनत्व कितना आया था हमारे पास 800, और यूनिट हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, और इसकी हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम यूनिट को करेंगे तो देखिएगा यहाँ से, अब देखिए इस किलोग्राम के साथ 1 मीटर को लिया, ठीक है, इस किलोग्राम के साथ हमने क्या किया 1 मीटर को ले लिया, ठीक है, और 1 मीटर इसमें बचा तो 1 मीटर हमसे कहाँ पर यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो मीटर इसको नीचे आ गया। अब देखिएगा सेकंड से ऊपर सेकंड से नीचे मल्टीप्लाई किया तो सेकंड ऊपर चला गया, और ये 1 सेकंड से नीचे मल्टीप्लाई किया तो सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो किलोग्राम मीटर आ गया। यहाँ से 1.84 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर क्यूब, 1.84 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो 1.84 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकंड आ जाएगा, क्योंकि पास्कल सेकंड ही हमारे पास क्या होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक स्थिर प्लेट से 0.05 mm की दूरी पर एक प्लेट 1.2 मीटर पर सेकंड के वेग से सरक रही है तथा इस वेग को बनाए रखने के लिए 2.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बल की आवश्यकता होती है। प्लेटों के मध्य तरल श्यानता ज्ञात करो। तो प्लेटों के मध्य तरल श्यानता हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो दिया क्या क्या है हमें, चल प्लेट का वेग यानी कि जो प्लेट सरक रही है उसका वेग कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड के वेग से वो चल रही है। प्लेट के मध्य दूरी कितनी दी हुई है 0.05 mm, और यहाँ पर 0.05 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.05 इंटू 10⁻³ कितनी है -3 मीटर हो जाएगा। अब देखिए चल प्लेट पर बल, तो बल हमें दिया हुआ है F = 2.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो उसको चलाने के लिए दिया गया है, ठीक है, और इससे हम बोलेंगे टाउ। तो हम जानते हैं कि कर्तन प्रतिबल क्या होता है, कर्तन प्रतिबल इक्वल टू होता है म्यू du अपॉन dy। अब वेग में परिवर्तन dv कितना है, यानी कि हमारे पास है अंतिम वेग कितना है इसको 1.2 और प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो कितना हो जाएगा वेग में परिवर्तन 1.2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 2.2 कितना दिया हुआ है टाउ यानी कि बल, और म्यू इंटू 1/2 क्या है dv हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy 0.05 इंटू 10⁻³ यहाँ पर म्यू जो है म्यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9.16 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर फाइनल वैल्यू निकालेंगे और पॉइस में तो हमारे पास हो जाएगा 9.16 इंटू 10⁻⁴ और ये हो जाएगा पॉइस में, ठीक है। इस तरीके से आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किसी द्रव की श्यानता 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है और उसके शुद्ध गतिज श्यानता का मान कितना है 4 × 10⁻² स्टोक है, तो बताइए कि द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व कितना होगा। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो म्यू दिया हुआ है यानी कि श्यानता होती है म्यू, और म्यू = 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर वी दिया हुआ है यानी कि गतिज श्यानता दी हुई है, गतिज श्यानता है 4 × 10⁻², और स्टोक में दी हुई है, स्टोक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 10⁻4 से हम इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ से सूत्र हम देख लेते हैं, तो न्यू = होता है यानी कि गतिज श्यानता न्यू = म्यू अपॉन रो से हम देखेंगे, तो यहाँ पर घनत्व निकालना है यानी कि रो = म्यू अपॉन न्यू, तो रो = 4.8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे जो न्यू है न्यू की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻² और 10⁻⁴, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आता है। अब हमें निकालना क्या है द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालना है यानी कि द्रव का अपेक्षित गुरुत्व निकालना है। तो जो हमारे पास डेंसिटी है घनत्व है द्रव का और घनत्व जो जल का हम उसको लेंगे तो 1200/1000 आएगा, तो 1.2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 0.9 अपेक्षित घनत्व, 0.9 अपेक्षित घनत्व गुरुत्व वाले तेल से, जो हमारे पास 0.9 अपेक्षित घनत्व वाला यानी कि अपेक्षित गुरुत्व वाला एक तेल दिया गया है वो 20 लीटर की संगति ज्ञात कीजिए। पानी का घनत्व कितना दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मानना है, तो तेल का आयतन कितना है 20 लीटर, जो अपेक्षित गुरुत्व है वो कितना है स्मॉल w = 0.9। तो तेल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है तेल का घनत्व अपन पानी का घनत्व, तो तेल का घनत्व इक्वल टू कितना हो जाएगा तेल का अपेक्षित घनत्व और पानी के घनत्व, यानी कि हमें क्या निकालना है तेल का अपेक्षित घनत्व हमें यहाँ पर पहले निकालना होगा। तो तेल का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, तेल का अपेक्षित घनत्व क्या होगा 0.9 इंटू 1000 पानी का घनत्व हो जाएगा, तो तेल का घनत्व हमें मिल जाएगा
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और 1 लीटर में हमारे पास होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 20 लीटर में कितने हो जाएंगे, 20 लीटर में हो जाएंगे 1/50 मीटर क्यूब हो जाएंगे। तो दिया है कि तेल की प्रति मीटर क्यूब की संहति कितनी होगी, यानी कि 900 किलोग्राम। तो 900 किलोग्राम हो जाएगी, यानी कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 900 किलोग्राम तेल है। तो 1/50 मीटर क्यूब में हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/50 गुना 900, तो कितना हो जाएगा 18 kg, 18 किलो हमारे पास जो है तेल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, 2 mm व्यास की एक कांच की केशिका नली है, उसमें पानी कितना ऊपर चढ़ेगा यदि उस तापमान पर पानी का तनाव बल, यानी कि जो हमारे पास सरफेस टेंशन दी हुई है वो कितनी, 0.075, ठीक है, और 0.075 न्यूटन पर मीटर है। तो संपर्क कोण 0 डिग्री माना गया है। तो संपर्क कोण को हमने 0 डिग्री मानना है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 0, जब इसमें दिया हुआ है संपर्क कोण थीटा 0, ठीक है। और डी यानी कि दूरी कितनी दी हुई है, 2 mm दूरी है, यानी कि व्यास है, और 2 mm को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.002 मीटर। अब यहाँ पर सिग्मा हम निकालेंगे, तो सिग्मा हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास तल का तनाव है, पृष्ठ तनाव हमारा कितना दे रखा है, सिग्मा इक्वल टू 0.075 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, तो यानी कि हाइट निकालनी है, तो पानी कितना ऊपर चढ़ा उसकी हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिलरी का, तो H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन WD। अब देखिएगा स्मॉल w जो है ये हमारे पास होती है G इंटू 1000, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। और 4 सिग्मा का वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.075, कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है 0.002, ठीक है। तो यहाँ से हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आया, 1.2 सेंटीमीटर जो है वो केस नली में पानी ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 0.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर दाब लगाने पर एक तरल का आयतन 0.06% कम हो जाता है। इसे ध्यान से देखिएगा, 0.9 न्यूटन पर mm दाब लगाने पर एक तरल का आयतन जो है वो 0.06% कम हो जाता है, तब उसका आयतन मापांक यानी कि बल्क मॉडुलस ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास तरल का आयतन परसेंट दिया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं dV अपॉन V लिखते हैं। तो 0.06% दिया हुआ है और 0.06% का लिखेंगे 0.06 अपॉन 100, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बल्क मॉडुलस का, K इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV अपॉन V। और देखिए dV अपॉन V का हमारे पास वैल्यू कितना है 0.06 अपॉन 100, और यहाँ पर जो है dP की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.9। तो हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितनी हो जाएगी 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारे पास है 13.5 आपेक्षिक घनत्व वाले द्रव का अपेक्षित आयतन हमें ज्ञात करना है। 13.5 आपेक्षित घनत्व दिया हुआ है और उसका हमें अपेक्षित आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है द्रव का अपेक्षित घनत्व केवल कितना 13.5। अब द्रव का अपेक्षित आयतन कितना होता है, हमारे पास फॉर्मूला है द्रव का अपेक्षित आयतन, तो 1 अपॉन उसी द्रव का अपेक्षित भार द्रव का अपेक्षित घनत्व होता है। और हम कह सकते हैं कि द्रव का जो अपेक्षित भार है, द्रव का अपेक्षित भार को हम लिखते हैं द्रव का अपेक्षित घनत्व और इनटू पानी का अपेक्षित भार, ठीक है। पानी का अपेक्षित भार और इनटू द्रव का अपेक्षित घनत्व ही क्या होता है, द्रव का अपेक्षित भार होता है। और द्रव का अपेक्षित घनत्व हमें दिया हुआ है 13.5, और पानी का अपेक्षित घनत्व हम कैसे निकालेंगे 1000 इंटू जी। तो 1000 इंटू जी कैसे करेंगे, जी का मान हम रखेंगे 9.81, और यहाँ पर 13.5 इंटू 1000 इंटू 9.81 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर न्यूटन। तो यहाँ पर 7.55 इंटू 10 कितनी हो जाएगी 3, और जब हम इसको मीटर को mm में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.55 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर पर न्यूटन। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक 4 mm की कांच की नलिका, एक 4 mm की कांच की नलिका है, उसमें कैपिलरी प्रभाव हमें ज्ञात करना है। जबकि पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है कि पानी में तथा पारे में डुबोई गई हो, यानी कि पहले पानी में और फिर पारे में, दोनों में हमें क्या निकालना है कैपिलरी प्रभाव हमें ज्ञात करना है। तो द्रवों का तापमान 20 डिग्री है, दोनों का हमें तापमान 20 डिग्री दिया हुआ है, और जिस पर पानी तथा पारे का वायु के साथ तल तनाव कितना दिया हुआ है 0.0735 न्यूटन पर मीटर, और पारे में कितना दिया हुआ है 0.51 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। पानी के लिए संपर्क कोण हमें 0 रखना है और पारे के लिए संपर्क कोण हमें 130 रखना है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का विशिष्ट भार कितना दिया हुआ है
9790 न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमें जो है कैपिलरी प्रभाव निकालना है पानी में और पारे में। अलग अलग जो है हमें पैरामीटर से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कांच की नली के लिए उसका व्यास दिया हुआ है 4 mm 0.04 मीटर और अपेक्षिक भार दिया हुआ है 9790 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तनाव बल दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि सिग्मा वाटर 0.0735 न्यूटन पर मीटर और सिग्मा दिया हुआ है यानी कि मरकरी में पारे में 0.051 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम जो है फॉर्मूले के आधार पर करते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है H=4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन जो WD। तो यहां से सबसे पहले पानी के लिए कैपिलरी प्रभाव निकालेंगे। तो पानी के लिए हमें क्या दिया हुआ है 4 है और ये सिग्मा जो दिया हुआ है वो कितना है पानी के लिए है 0.0735। ठीक है, और थीटा कितना दिया हुआ है पानी के लिए, थीटा दिया हुआ है हमारे पास पानी के लिए 0, तो cos 0 हो जाएगा। और नीचे 9790 तो ये हमारे पास दिया हुआ है स्मॉल w और 0.04 दिया हुआ है हमारे पास ये डायमीटर। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7.51 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा और 7.51 mm जो है ये पानी का चढ़ाव होगा। ठीक है, तो पानी का चढ़ाव कितना आया 7.51 mm। अब यहाँ पर पारे के लिए निकालेंगे। तो पारे के लिए हमको केवल दो कंडीशन को चेंज कर देना है। एक कौन सा, एक तो हो गया जो हमारे पास ये जो हमारे पास दिया हुआ है थीटा है हमारे पास 130 हमारे पास ये थीटा दिया हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा cos 130। और यहाँ पर सिग्मा को चेंज करेंगे, सिग्मा हमारे पास है 0.051, कितना है 0.051। और देखिएगा यहाँ पर हमने जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है 9790, तो यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई की हुई थी, यहाँ से हमने 1 से मल्टीप्लाई की हुई थी। लेकिन क्यों, क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की कितनी होती है 1 होती है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी पारे के लिए कितनी रखेंगे 13.6, तो 13.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9790 की और 0.04 ये आ जाएगा 0.04। तो थीटा पारे के लिए कितना है 130। जब हम वैल्यू निकालेंगे तो H= आएगा -2.46 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि -2.46 कितना हो जाएगा हमारे पास mm में हो जाएगा, ये mm में है, mm में यानी कि -246 mm। तो ये इसका मतलब है कि जो माइनस शो कर रहा है कि ये जो है पारे में नीचे की तरफ लेवल गिर जाएगा, कितना 2.46 mm नीचे की ओर। पारा जो है वो पारे में जो केस नली में पारा चढ़ेगा वो 2.46 मीटर नीचे की ओर गिर जाएगा, जो भी बर्तन में लेवल होगा। ठीक है, लेकिन पानी में क्या होगा, पानी में 7.51 mm ऊपर चढ़ जाएगा बर्तन के लेवल से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें जो है और अच्छा लगता है, और आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जो है वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के जो है हमारा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको हम और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 के साथ।